गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पीयर रिव्यू। पीयर एंड रिव्यू। पीयर रिव्यू, तो ये पीयर रिव्यू है क्या, हम इसमें समझेंगे व्हाट इज, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। क्या है पीयर रिव्यू, कब आया, क्यों आया, कैसे आया। ओके, तो ये पीयर रिव्यू कब आया, क्यों आया, इससे पहले, क्योंकि पीयर वर्ड और रिव्यू वर्ड कुछ यूनिक से लगते हैं, हो सकता है आपकी बोलचाल की भाषा में नहीं है, इसलिए मतलब समझने के बाद में मैं इसकी बैकग्राउंड बताऊंगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये जो पीयर रिव्यू, दैट इज द प्रोएक्टिव स्टेप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसी ने कहा नहीं, किसी गवर्नमेंट ने फोर्स नहीं किया कि आप पीयर रिव्यू लाइए। हम ले आए इसको 2002 में, हम ले आए 2002 में। उसी समय जिस समय एनरॉन, आर्थर एंडरसन, सॉक्स एक्ट आ रहे थे, हमने अपने सेल्फ मेजर से, गवर्नमेंट चुप थी, गवर्नमेंट को कोई अंदेशा नहीं था क्या हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, क्या हो रहा है यूएसए में, क्या हो रहा है एनरॉन के घपले पर। ऐसे टाइम में इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया, दैट इज पीयर रिव्यू। सबसे पहले आपको समझना है ये जो पीयर रिव्यू है ये 2 सब वर्ड से बना है। वन इज पीयर, अदर इज रिव्यू। तो पीयर मीन्स है क्या, पीयर मीन्स है सिमिलर, पीयर मीन्स सिमिलर स्टैंडिंग। सिमिलर स्टैंडिंग का मतलब सीए, एक सीए और दूसरा सीए, या दैट मीन्स पर्सन्स ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट, 20 साल पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट और अपने ही सिमिलर लोगों का जब रिव्यू करता है उसको पीयर रिव्यू कहते हैं। तो पर्सन्स ऑफ सिमिलर अंडरस्टैंडिंग, और रिव्यू का मतलब है जनरल सर्वे और असेसमेंट। कुल मिला के यदि इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट के संदर्भ में हम बात करें तो पीयर रिव्यू का मतलब है एक सीए द्वारा दूसरे सीए के काम करने के ढंग, स्टाइल, प्रैक्टिसेस, मेथड, एथिकल स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी को, एक दूसरे की क्वालिटी को एक दूसरे द्वारा चेक कराना, इसको कहते हैं पीयर रिव्यू। एक दूसरे द्वारा एग्जामिन करना, दैट मीन्स रिव्यू ऑफ, पीयर रिव्यू मीन्स, इन सबसे निकल के क्या आया, रिव्यू ऑफ वर्क डन बाय ए प्रोफेशनल okay, done by another professional of same or similar standing। ओके, तो रिव्यू ऑफ वर्क डन बाय ए प्रोफेशनल बाय अनदर प्रोफेशन ऑफ सेम और सिमिलर स्टैंडिंग। ओके, जैसे आप स्टूडेंट हैं, हमने आपको क्या किया, हमने कहा बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए,
आप उनके सॉल्यूशंस करिए। उसके बाद में एक दूसरे स्टूडेंट्स को एक दूसरे की कॉपी जांचने को दे दी। समझ में आया? यदि आप स्टूडेंट हैं सारे सीए फाइनल के, सबको हमने केस स्टडी दी। केस स्टडी में एकदम फिक्स आंसर तो होता नहीं, सबका सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। हर व्यक्ति ने अपना पेपर आंसर किया। उसके बाद हमने एक दूसरे आपस में कॉपी बदल के एक दूसरे का एग्जामिनेशन करने की को दिया। दैट मीन्स इसकी कॉपी उसके द्वारा चेक, इसकी कॉपी इसके द्वारा चेक। दैट इज पीयर रिव्यू। तो पीयर रिव्यू मीन्स रिव्यू ऑफ वर्क डन बाय ए प्रोफेशनल बाय अनदर पर्सन ऑफ सिमिलर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ओके, तो ये है पीयर रिव्यू का एक जनरल मीनिंग। अब हम बताएंगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। ये समझ में आया? ये पीयर रिव्यू है क्या, पहले ये समझ लिए, फिर कब आया, क्यों आया, कैसे आया। ओके, तो पीयर रिव्यू की जो डेफिनेशन है, एग्जामिनेशन, पीयर रिव्यू मीन्स एग्जामिनेशन एंड रिव्यू। एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम पॉलिसी प्रोसीजर्स। क्या सिस्टम प्रोसीजर्स? फॉलोड बाय ए प्रोफेशनल, फॉलोड बाय ए प्रोफेशनल। जो सिस्टम पॉलिसी प्रोसीजर है टू डिटरमाइन, ये किस लिए? सिस्टम पॉलिसी प्रोसीजर टू डिटरमाइन जिस तरह हम इंटरनल कंट्रोल के अंदर डिटरमाइन करते हैं एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ऑपरेशनलिटी एंड प्रैक्टिसेज। ओके, टू डिटरमाइन। अभी तक हमने इंटरनल कंट्रोल की क्या चेक करते थे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या करते थे? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, वेदर दे आर in really operational or not, whether policy procedure system has been designed in a way which can prevent, detect and correct material misstatement। यहां भी क्या है? पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टम, वेदर पॉलिसी, आप उसी डेफिनेशन को पीयर रिव्यू की डेफिनेशन कह सकते हैं। वेदर पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टम हैज बीन डिजाइन इन ए वे विच एनहांसेज which enhances efficiency, effectiveness, operations and in real practice by a practicing unit। Practicing unit means CA firm। Practicing unit means सीए इंडिविजुअल और सीए फर्म। तो इसको नाम दिया इसके अंदर प्रैक्टिसिंग यूनिट। तो पीयर रिव्यू क्या है? जिस तरह हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर ये देखते हैं कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर एंड सिस्टम हैज बीन डिजाइन इन ए वे दैट कैन प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स। इसी तरह यहां पीयर रिव्यू में एग्जामिनेशन एंड रिव्यू करना है। किसका? पॉलिसी प्रोसीजर एंड सिस्टम। किसका? क्लाइंट का नहीं। पॉलिसी प्रोसीजर और सिस्टम ऑफ अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेदर टू डिटरमाइन कि वेदर दिस सीए इज फंक्शनिंग इज अटेस्टेशन की जो ड्यूटी है, ऑडिट की ड्यूटी है, एफिशिएंटली
इफेक्टिवली, और जो पॉलिसी प्रोसीजर्स उसने बनाए हैं जिससे कि क्वालिटी मेंटेन रहे, दैट इज इन ऑपरेशन एंड इन रियल प्रैक्टिस बाय ए प्रैक्टिसिंग यूनिट। तो समझ में आया? अभी तक हम क्लाइंट्स का देखते थे, अब हम खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट का देखते हैं कि वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो दूसरों का देखता है, क्या उसका अपना सिस्टम भी ठीक है या नहीं। ओके, तो आपको पीयर रिव्यू के अंदर क्या करना है? ओके, टू डिटरमाइन एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑपरेशंस एंड प्रैक्टिसेस बाय ए प्रैक्टिसिंग सार। तो पीयर रिव्यू का बेसिकली पीयर रिव्यू प्रैक्टिसिंग सीए का ऑडिट है। ठीक है, यदि आप लेमैन की भाषा में करें, ऑडिट ऑफ द ऑडिट, लेमैन की भाषा में ऑडिट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर्स के काम का रिव्यू का मतलब ही क्या हो गया? दोबारा। ठीक है, तो पीयर रिव्यू के अंदर क्या है? जो काम हमने किया, तो हमारे काम पर भी नजर रखी जा रही है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सही तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अब आइए, ये तो आपने कुछ कुछ समझा क्या है, ये जरूरत कब पड़ी, तो ये आपने पीयर रिव्यू समझ लिया, ऑडिट, ये रिव्यू ऑफ, रिव्यू दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ द ऑडिटर। ओके, व्हाट? एग्जामिनेशन, ये एग्जाम किसका है? ऑफ ऑडिटर्स। ओके, व्हेन? ये शुरू हुआ 2002 में, 2002 में। ठीक है, वाई, किस लिए ये शुरू हुआ? हाँ जी, ये किस लिए शुरू हुआ? तो वाई, अब हम समझेंगे वाई। वाई द पीयर रिव्यू, वाई पीयर रिव्यू, हाँ जी, वाई पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू इसलिए कि जो क्वालिटेटिव सर्विसेज expectations by growing indigenous industries and MNC and clients, generally clients। पीयर रिव्यू की जरूरत क्यों हुई? पीयर रिव्यू की जरूरत बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, आपको पता है सबसे ज्यादा तरक्की हिंदुस्तान में 2002 के बाद में काफी तेजी से बिजनेस बढ़ा, तो क्वालिटेटिव सर्विस एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई क्लाइंट्स की, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने आए, एमएनसी हो गई, और एक जनरल क्लाइंट्स की भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बहुत क्वालिटेटिव अपेक्षाएं बढ़ी। ओके, और कम से कम अपेक्षाएं नहीं भी बढ़ी हो तो मिनिमम क्वालिटी एश्योरेंस वाज द नीड ऑफ द आवर। कोई भी काम कराने से पहले हर क्लाइंट, हर कोई मिनिमम क्वालिटी की एश्योरेंस चाहता था, और साथ ही साथ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट ये चाहता था, ये एश्योर होना चाहता था कि जो भी हमारे प्रोफेशनल काम कर रहे हैं ये दे आर फेयर फॉर द स्टेक होल्डर्स, टू द स्टेक होल्डर्स एंड जनरल सोसाइटी। ओके, स्टेक होल्डर्स, सोसाइटी एट ए लार्ज। ओके, साथ ही साथ ये था कि ये एसेस करना था वेदर आवर प्रोफेशनल्स आर कॉन्शियस ऑफ
their duty. ये एंश्योर करना था, क्वालिटी सर्विस एक्सपेक्टेशंस थी, मिनिमम क्वालिटी की एश्योरेंस चाहिए थी, रीएश्योरेंस चाहिए थी। तो हम क्या सोचते थे कि जो क्लाइंट, जो समाज चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो अपेक्षा करता है, क्या वो अपेक्षाओं में पूरा उतर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या जो कम से कम एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड है, इस तरह का जो स्टैंडर्ड है, क्या इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट के मेंबर्स यूज कर रहे हैं? इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहा है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहा है, गाइडेंस नोट्स बनाए जा रहा है, प्रोनाउंसमेंट दिए जा रहा है, लेकिन क्या इन फैक्ट उनका यूज हो रहा है? वेदर दे आर रियली यूजफुल, वेदर दे आर रियली यूज्ड इन प्रैक्टिस? कहीं ऐसा तो नहीं कि कागजों पर ही हो रहा है निर्माण, कागजों पर ही हो रहा है विकास, और कागजों पर ही हो रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट का केवल अपने लेक्चर्स में कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छे हैं, वी आर रियली क्वालिफाइड पर्संस, लेकिन रियल प्रैक्टिस में वेदर वी आर डूइंग क्वालिटेटिव वर्क और नॉट? ये सारी समस्याओं की वजह से, मिनिमम क्वालिटी एश्योरेंस की वजह से ये पीयर रिव्यू है। इट वाज ए प्रोएक्टिव स्टेप बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट चाहता था मेंबर से हाईएस्ट स्टैंडर्ड, हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, हाईएस्ट स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, हाईएस्ट स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी इन द वर्क, ये एश्योर करना चाहता था। इसकी वजह से क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये पीयर रिव्यू शुरू किया। बेसिकली क्वालिटी सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे थे, मिनिमम क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए थी, और ये देखना चाह रहे थे, रीएश्योर करना चाह रहे थे सोसाइटी को और स्टेक होल्डर्स को कि ऐसा नहीं समझिए एनरॉन जो केस हुआ है यूएसए में हुआ है, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये इंस्टीट्यूट की काउंसिल ने डिसाइड किया और ये पीयर रिव्यू का कंसेप्ट इंडिया में आया। हालांकि ये कंसेप्ट नया नहीं था, फ्रांस में तो 1930 से पीयर रिव्यू चल रहा था, 50 से ज्यादा देशों में पीयर रिव्यू शुरू हो चुका है, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा हमें पीछे नहीं रखना, हमें ये पीयर रिव्यू करना है। ओके, थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड देता हूं, हालांकि बहुत ज्यादा रिलीवेंट नहीं है। ग्लोबली पीयर रिव्यू एंड वर्ल्ड, ग्लोबली क्या पोजीशन है पीयर रिव्यू की? जैसा मैंने आपको बताया 1930 में फ्रांस से शुरू होकर ये 50 देशों तक पीयर रिव्यू पहुंच चुका था जब इंडिया ने इस पे ध्यान दिया। ग्लोबली इसके लिए रेगुलेशंस बनाई गई, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म बनाया गया, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म बनाया गया। उसके अलावा सॉक्स में तो हमने देखा ही था, पब्लिक अकाउंट्स ओवरसाइट कंट्रोल बोर्ड, ये बना यूएसए में आफ्टर सॉक्स, सार्वन्स एंड ऑक्जेली के प्रयासों से। वाइस सॉर्वन्स एंड ऑक्जेली एक्ट जो मैंने आपको बताया था सॉर्वन एंड ऑक्जेली वाले लेक्चर्स के अंदर, इस तरह पीयर रिव्यू पे
डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म बना, रेगुलेशंस बना, ओवरसाइट, ठीक है। ये सारी चीजें पीयर रिव्यू के अंदर होती रही, क्योंकि पीयर रिव्यू के द्वारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई, कई जगह स्टैंडर्ड बनाए गए, कई जगह कोड ऑफ स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, जो कि सीपीए या सीए के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए। तो ये सारा काम पीयर रिव्यू का हुआ। ओके, इनको देखते हुए, इस पीयर रिव्यू एंड बर्ड को देखते हुए पीयर रिव्यू इंडिया ने भी शुरू किया। कैसे शुरू किया, अब हम बताते हैं हाउ। पीयर रिव्यू एंड आईसीआई, पीयर रिव्यू एंड आईसीआई। आईसीआई ने पीयर रिव्यू कैसे शुरू किया, तो जो पीयर रिव्यू इंडिया में हो रहा है, डेट इज अंडर सुपरविजन ऑफ आईसीआई। ओके, अंडर सुपरविजन ऑफ आईसीआई। इसके लिए एक हाई पावर पीयर रिव्यू बोर्ड बनाया गया। हाई पावर पीयर रिव्यू बोर्ड बनाया गया, जिसके अंदर 10 रिप्रेजेंटेटिव, 4 सेंट्रल काउंसिल मेंबर, अदर फ्रॉम कंपनी लॉ बोर्ड, या कंपनी लॉ बोर्ड की जगह अब आप इसको बोलिए एमसीए ऑफिशियल्स, सीबीडीटी ऑफिशियल्स, सीएजी ऑफिशियल्स, सीबीईसी के ऑफिशियल्स, आरबीआई के, बैंकों के सीएमडी ऑफ वेरियस बैंक, इसी तरह के ऑल इंपोर्टेंट लोगों को बाकी 6 पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। इस तरह ये जो है, ओके, शुरू हुआ ही हमारे यहाँ, जैसा मैं आपको बताता हूं, 1/4/2002 से। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ पीयर रिव्यू बोर्ड और चाइनीज बॉल, बिटवीन पीयर रिव्यू बोर्ड और डिसिप्लिनरी बोर्ड में एक चाइनीज बॉल खड़ी की गई कि पीयर रिव्यू केवल आपका लेवल, आपका स्टैंडर्ड सेटअप करने के लिए होगा। पीयर रिव्यू के बेसिस पे देयर विल बी नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। ये जो कंसेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पीयर रिव्यू, हालांकि ये जिस कंसेप्ट से ये पीयर रिव्यू शुरू हुआ था, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़ना है, लेकिन आज इसका फंडामेंटल चाइनीज बॉल और ये सब चेंज हो गया है, क्योंकि अब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड आ गया है। अब सीए जो है बहुत ही, जो जीपी कापड़िया ने जो लड़ाई लड़ी थी, जिसकी वजह से आपको पता है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट का सी एक्ट जो 1 अप्रैल 1948 को पार्लियामेंट में पेश हुआ, लेकिन पास हो पाया जुलाई 1949 में। क्यों ये 15 महीने फंसा रहा ये बिल, क्यों रहा?
क्योंकि गवर्नमेंट उस समय भी चाहती थी चार्टर्ड अकाउंटेंट पर एक्शन लेना। उस समय की जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स एंड जस्टिस एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री चाहती थी कि सीए यदि कुछ गलती करते हैं, कुछ नेग्लिजेंस करते हैं, उनको सजा देगी सरकार। लेकिन उस समय के हमारे जो फाउंडर थे जीपी कापड़िया, जो 1932 से इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड जो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ था, उसमें लोन इंडियन मेंबर्स थे, उन्होंने पार्लियामेंट में फाइट जारी रखी और कहा नहीं नहीं, सीए एक्ट बनना जरूर चाहिए क्योंकि आजादी अधूरी है बिना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द बिग वन फॉर द फाइनेंस, बट सीए पे एक्शंस सीए ही लेंगे। हमारा डिसिप्लिन मैकेनिज्म इतना तगड़ा होगा कि उतना तगड़ा कोई गवर्नमेंट का डिसिप्लिन मैकेनिज्म नहीं होता। इस बेसिस पे ये इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट छूट मिली। हाँ, गवर्नमेंट ने ये जरूर कहा यदि हाई कोर्ट मांगेगा तो सारी इंक्वायरी उनको देनी पड़ेगी। ठीक है। और किन किन इश्यू पर चर्चा हुई थी? इंग्लैंड के सीएच को उस समय परमिशन देने की बात थी, वो मना कर दिया जीपी कापड़िया ने। ऐसे कई मुद्दे थे। एक इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम भी बड़ा संघर्ष से मिला। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम बहुत संघर्ष से मिला क्योंकि वो कहते थे चार्टर्ड वर्ड ब्रिटिशर से रिलेटेड है, ये इसका नाम होना चाहिए सर्टिफाइड अकाउंटेंट। लेकिन काफी फाइट के बाद हमको ये नाम मिला। हम अभी उन चीजों पर न चर्चा करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये पीयर रिव्यू बोर्ड भी अब ये भी 10 साल पुरानी बात हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद आ गया क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया। तो ये चाइनीज बॉल भी हट गई और इंस्टीट्यूट का जो जीपी कापड़िया का जो बेसिक प्रिंसिपल था, जो फंडामेंटल था, वो भी हट गया। अब गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन ऑन द सीएच, दैट इज द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। अब कंपनी जब 2013 आ गया, अब तो आ गई नई अथॉरिटी आ गई। इवन स्टैंडर्ड बनाने का अधिकार भी हमारा छिन गया, समझ लिए। डिसिप्लिन मैकेनिज्म भी हम पे छिन गया। नेशनल फाइनेंस रेगुलेशन अथॉरिटी NFRA बागी, साथ ही साथ प्रोविजंस हुए। कोई भी आदमी, कोई भी स्टेक होल्डर कैन कंप्लेन अबाउट एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनी ऑडिटर विद द NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है। तो ये जो पीयर रिव्यू, लेकिन आप बैकग्राउंड समझिए, पीयर रिव्यू समझना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि उससे बहुत आगे डेवलपमेंट हो चुके हैं। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड आ चुका है, NFRA आ चुका है, 277 इनकम टैक्स के अंदर हम फंस चुके हैं। उसमें हमारे ऊपर डायरेक्ट डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है। इधर कंपनीज लॉ के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर हमारे को 5 साल तक जेल हो सकती है, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता कंपनी लॉ के अंदर। और ऐसा भी हो सकता है जरासी कंप्लेन पे हमारे को NCLT ही 5 साल तक किसी कंपनी का ऑडिट ना करने दे। तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी हम उन लेटेस्ट डेवलपमेंट में ना जाके थोड़ा थोड़ा पुराना समझते हैं, पीयर रिव्यू को समझते हैं, इस चाइनीज वॉल को समझते हैं, इस डिसिप्लिनरी बोर्ड को समझते हैं। ओके, कि जो बेसिक कंसेप्ट था पीयर रिव्यू का, जब ICAI ने सुपरविजन अंडर सुपरविजन का लोगों को विश्वास दिलाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट पे एक्सेप्टेंस कराई, पीयर रिव्यू बोर्ड होगा, इससे आपके पॉइंट बढ़ेंगे, आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपकी कैटेगराइजेशन होगा। जो जितना अच्छी क्वालिटी रखेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे पॉइंट मिलेंगे, अच्छी ग्रेडिंग मिलेगी। बड़े बड़े ऑडिट वही लोग कर पाएंगे जो पीयर रिव्यू होंगे और रेगुलरली होंगे। ऐसी चीजें पीयर रिव्यू के अंदर आई। ओके, हालांकि गवर्नमेंट ने विश्वास नहीं किया। लीडरशिप, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कंटिन्यूस लीडरशिप पे गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम करेंगे सब कुछ, हम करेंगे देखभाल, हम करेंगे। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बनाया गया जो गवर्नमेंट के अंदर में था। उसके बाद में अब NFRA के अंदर आ चुका है। ओके, लेकिन अभी हमें उन चीजों पे नहीं जाना। अभी हमें पीयर रिव्यू समझना है कि ये जो चाइनीज वॉल थी, ये वॉल इसका बेस है,
लेकिन ये नहीं इस बेस की वजह से आप कहने लगे सर आपने तो बताया था कि पीयर रिव्यू पे ये मैकेनिज्म है। बेटे ये हम जब बता रहे हैं जिस बैकग्राउंड से ये शुरू हुआ, वाई हाउ, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे इसकी बैकग्राउंड थी, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, क्या उस समय की थ्योरेटिकल वो दी गई, ये सब हमने आपको बताया। ओके, अब आते हैं सबसे बड़ी बात जो पीयर रिव्यू की थी। पीयर रिव्यू, जो पीयर रिव्यूअर हैं, पीयर रिव्यूअर जो बनाए गए वो पीयर रिव्यू बाय इंडिविजुअल किया गया। यानी आपका जो ऑडिट है, आपका जो पीयर रिव्यू है वो कोई सीए फर्म नहीं करेगी, एक इंडिविजुअल सीए होगा। इंडिविजुअल सीए होगा, उसको बेसिकली एज ए पीयर रिव्यूअर की ट्रेनिंग दी जाएगी, एक सर्टिफिकेट होगा, उसको पीयर बोर्ड के अंदर जो अपना पीयर रिव्यू बोर्ड है उससे एक लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, एक दिन की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के बाद में आपको पीयर रिव्यू के एम्पैनल होगे, आप पीयर रिव्यूअर बनेंगे और वो इंडिविजुअल ही पीयर रिव्यू करेगा। पीयर रिव्यू के लिए जिस तरह ऑडिट होता है उस तरह ना होके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ना होके एक पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ऑडिट, आपका पीयर रिव्यू करेगा। 3 फर्मों के आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से आप कोई एक चुनकर आप भेज सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट में कि हम इनसे पीयर रिव्यू करा लेते हैं। ओके, हालांकि मैं इस स्टोरी की तरह भी आपको पूरा बता सकता हूं, लेकिन आपके लिखने के लिए, मेमोरी के लिए मैं इसको स्टेज बाय स्टेज बताता हूं। पीयर रिव्यू की 3 स्टेज। तो पीयर रिव्यू की स्टेजेज इन पीयर रिव्यू अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। स्टेजेज इन पीयर रिव्यू। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेजेज इन पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू की स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। 3 स्टेजेस हैं। प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज, प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज एंड नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज एंड रिपोर्टिंग स्टेज। कैसे होगी प्लानिंग, फिर उसकी एग्जीक्यूशन स्टेज और थर्ड इज रिपोर्टिंग स्टेज। ये हमने आपको बता ही दिया है कि एक आपको एग्जाम देना है, एग्जाम देना है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, ऐसे ही वेबसाइट से आप एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो पीयर रिव्यूअर की, जो भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस इज मस्ट। एसीए एफसीए से काम नहीं चलेगा, आपको 10 इयर्स प्रैक्टिसिंग का एक्सपीरियंस होगा, तब आपको पीयर रिव्यू का लाइसेंस मिलेगा, पीयर रिव्यू का एम्पैनल होगा, बशर्ते कि आप एक पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जो भी कोर्स है उसको अटेंड करें और वहां से एज एम्पैनल का लाइसेंस लें। तो वहां एक लिस्ट बन जाएगी और उन लिस्ट में से अभी जो शुरुआत की थी या तो जो 15 साल से ज्यादा प्रैक्टिस में है या जो लोग लिस्टेड कंपनीज का या फिर बड़े ऑडिट करते हैं, स्पेसिफाइड ऑडिट करते हैं, उन लोगों पर सेलेक्टिव बेसिस पर पीयर रिव्यू शुरू किया गया, जिसकी पूरा प्लानिंग है कि धीमे धीमे पूरे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पीयर रिव्यू के सर्किल में लाया जाए। धीमे धीमे पूरा सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जाए। ये पूरी पीयर रिव्यू की प्लानिंग ओरिएंटेशन
एंड इंस्टीट्यूट का मन है। अब हम बताते हैं कि किस तरह होता है पीयर रिव्यू। सबसे पहले प्लानिंग स्टेज के अंदर ओके, तो प्लानिंग में जैसा कि मैंने बताया 10 इयर्स जो प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस वाले सीएच को एम्पैनल किया जाता है, फॉर्म भरना होता है ओके। उसके बाद में कोर्स करना होता है और कोर्स करने के बाद में एम्पैनल होना होता है ओके। 10 इयर्स एक्सपीरियंस, ऐसे आदमी को अपॉइंट किया जाता है, ऐसे आदमी को अपॉइंट किया जाता है फॉर द ऑडिट ऑफ पीयू ओके। तो जो प्रैक्टिसिंग यूनिट्स को पीयू को इंस्ट्रक्शंस आर इशूड बाय द आईसीआई। ये क्वेश्चनर फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस इशू किए जाते हैं ओके। और इंस्ट्रक्शंस क्या इशू किए जाते हैं कि आप अपना ऑडिट करा लीजिए, कि आपको पीयर रिव्यू कराना, ये मैं मिटा देता हूं, बाद में दोबारा लिख लेंगे ओके। तो प्रैक्टिस यूनिट को इंस्ट्रक्शंस इशू किए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या किए जाते हैं, उसको 3 नाम दिए जाते हैं, ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी, सी एंड कंपनी ओके। ये मान लो प्रैक्टिसिंग यूनिट है 2C एंड कंपनी, ये 2C एंड कंपनी पर को 3 नाम भेजे जाते हैं, ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी एंड सी एंड कंपनी। उसमें कहा जाता है यू आर एडवाइज्ड or requested to inform। आपको इन तीनों लोगों से मिलके जिससे आपको ऑडिट कराना हो, जो आपके लिए फीजिबल हो, उससे आपको ऑडिट कराना होता है। तो प्रैक्टिसिंग यूनिट को क्या करना होता है, जिस दिन चिट्ठी आई विद इन 15 डेज पीयू विल इन्फॉर्म। पीयू क्या करेगी, विल इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म करेगी, आईसीआई को, कि मैं ए चाहता हूं और बी चाहता हूं और सी चाहता हूं, कि मैं ए से ऑडिट कराना चाहता हूं। ये प्रैक्टिसिंग यूनिट ओके। उसके बेसिस पे एक सैंपल एंगेजमेंट, उसके बाद में एंगेजमेंट दे दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ए एंड को। ये होती है प्लानिंग स्टेज किसी प्रैक्टिसिंग यूनिट की का पीयर रिव्यू करने के लिए। ये है प्लानिंग आईसीआई की ओके। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन स्टेज। अब आती है पीयर रिव्यू के अंदर एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये आप समझिए। अब हम समझेंगे एग्जीक्यूशन स्टेज को ओके। अब समझेंगे स्टेज कौन सी, एग्जीक्यूशन स्टेज। एग्जीक्यूशन स्टेज हम समझते हैं, तो एग्जीक्यूशन स्टेज के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, इनिशियल मीटिंग ओके। सबसे पहले इनिशियल मीटिंग होगी, ओके। इनिशियल मीटिंग बाय द दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट
to that persons. You have selected the institute has, as per your selection, institute had advised us to conduct the peer review of your firm. Okay? तो उससे बातचीत करेंगे और बातचीत के साथ साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयर रिव्यूअर होगा, इसको हम पीआर कहते हैं के नाम से यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में. पीआर विल हैंड ओवर एक क्वेश्चनर टू प्रैक्टिसिंग यूनिट कि प्रैक्टिसिंग यूनिट को एक क्वेश्चनर देगा. ये क्वेश्चनर खुद इंस्टीट्यूट ने डिजाइन की हुई है और सैंपल क्वेश्चनर को उस एम्पैनर जो भी पीयर उसको इस बात की ट्रेनिंग जो उसका कोर्स होता है पीयर रिव्यूअर का उसमें भी दी जाती है और उसको इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं पीयर रिव्यूअर को कि आप इस बेसिस पे अपनी भी क्वेश्चनर बना सकते हैं, लेकिन दी जाता बेसिकली पॉइंट्स. वो क्वेश्चनर दी जाती है. ओके. उस क्वेश्चनर करने के बाद में उससे क्वेश्चनर भर के मांगेंगे कि भाई ये क्वेश्चनर दीजिए. उसके बाद में कंप्लायंस, उसके बाद में उस प्रैक्टिसिंग यूनिट की कंप्लायंस चेक करेगा कौन? पीआर. ये पीआर भी कौन है? ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके. तो वो दो चीजें देखेगा. एक देखेगा प्रोफेशनल स्किल और दूसरा सुपरविजन ऑन ऑडिट ऑब्लिक अटेस्टेशन स्टाफ. इस पीयर रिव्यू में नॉन अटेस्टेशन वर्क और नॉन ऑडिट वर्क पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता. बेसिकली केवल प्रोफेशनल स्किल देखी जाती है. क्या जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, लॉ एंड रेगुलेशंस हैं एंड क्वालिटी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. यानी सारे ऐसे एसआरई, एसक्यूसी, गाइडेंस रूट, इन सब का कंप्लायंस के बारे में प्रोफेशनल स्किल है चार्टर्ड अकाउंटेंट में, उसके हिसाब से काम किया है या नहीं. और जो भी उसका ऑडिट का स्टाफ है, क्या वो स्टाफ पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये प्रॉपर सुपरविजन एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं. इस तरह का जो कंप्लायंस, प्रोफेशनल स्किल और सुपरविजन देखने के बाद में बेसिकली इंक्वायरी की जाएगी कौन कौन से मेजर क्लाइंट हैं, क्या क्या उनकी ऑडिट एंगेजमेंट है, क्या क्या असाइनमेंट है, उनका किस तरह कंप्लाई हो रहा है. ओके. उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ वन और टू मेजर एंगेजमेंट. ठीक है. यानी आपका मान लो एक आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करते थे या बड़ा ऑडिट था, तो एक या दो ऑडिट का सिलेक्शन ऑफ फ्यू or it may be only one engagement. तो सिलेक्शन फ्यू और वन एंगेजमेंट, वो सिलेक्शन करेगा कुछ एंगेजमेंट का. वो कहेगा इस एंगेजमेंट जो आपने स्टेटरी ऑडिट किया है रिलायंस लिमिटेड का, उस रिलायंस लिमिटेड की पूरे वर्किंग पेपर की फाइल मेरे को चेक करनी है. आपने बहुत सारे ऑडिट किए, छोटे मोटे करे, वो सब मैंने देखा, लेकिन पर्टिकुलरली एक की मैं फुल चेकिंग करना चाहता हूं कि आपने अपॉइंटमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर्स, ऑडिट प्लान, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट प्रोग्राम, वर्किंग पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ पूरा किया है या नहीं. ओके. तो इसके बेसिस पे उसको रिव्यू करना है. क्या क्या रिव्यू करेगा? डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए गए इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए. ओके. और क्या सब्सटेंसिव टेस्ट किए गए,
यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या क्या किया गया, सब्सटेंसिव टेस्ट क्या क्या किए गए, सिलेक्शन कैसे हुआ, सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर। ओके, लेकिन अगर इफ स्मॉल फर्म और स्मॉल एंगेजमेंट्स, तब क्या करेंगे, ओनली हम क्या करेंगे, थोड़े सब प्रोसीजर्स, ओनली सब प्रोसीजर इज टू बी सी, केवल सब प्रोसीजर्स, ओनली सब प्रोसीजर्स देख लिए जाएंगे और कुछ बहुत ज्यादा नहीं देखा जाएगा क्या क्या सब प्रोसीजर्स हैं या नहीं। अदरवाइज यदि बड़ा असाइनमेंट है, एवरीथिंग बेसिकली जो काम होता है, प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, जितने स्टैंडर्ड्स पड़े हैं, क्वालिटी कंट्रोल है, उन सब की कंप्लायंस हो रही है या नहीं, ये हम टेस्ट चेक बेसिस पे वन और फ्यू एंगेजमेंट से देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग एस्पेक्ट्स। ओके, अब आ जाइए रिपोर्टिंग स्टेज। रिपोर्टिंग स्टेज ऑफ पीयर रिव्यू। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले एक बनती है प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। ओके, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जब प्रैक्टिसिंग यूनिट पे से भेजी जाती है, कम्युनिकेटेड टू प्रैक्टिसिंग यूनिट, ये डायरेक्ट भी भेजी जा सकती है पीआर के द्वारा और आईसीआई के द्वारा भी भेजी जा सकती है, और इसके बाद में 21 डेज के अंदर रिप्लाई मांगा जाता है। ओके, प्रैक्टिसिंग यूनिट की रिप्लाई फ्रॉम किससे मांगा जाता है, फ्रॉम प्रैक्टिसिंग यूनिट। रिप्लाई फ्रॉम प्रैक्टिसिंग यूनिट को कंसीडर, आफ्टर कंसीडरिंग रिप्लाई फ्रॉम द पीयू, एक इंटरिम रिपोर्ट बनाता है। इंटरिम रिपोर्ट कौन बनाता है, पीआर। ओके, उस इंटरिम रिपोर्ट के बाद में अगेन डिस्कशन, रिव्यू एंड क्वेश्चन आंसर्स, आपस में बातचीत होती है। उस बातचीत के बाद में अल्टीमेटली फाइनल रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। और इस रिपोर्ट के बेसिस पे पॉइंट्स दिए जाते हैं। एक ग्रेडिंग होती है कि किस लेवल की ग्रेडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पाया, किस तरह की क्वालिटी, किस तरह का स्तर उसका जो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, पीयर चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे ये महसूस कर रहा था। जैसे कि आप आपस में इस क्लास के अंदर आपस में काफी लोगों को पता होगा कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज्यादा मेहनत करता है, कौन ज्यादा तैयारी करता है, कौन ज्यादा अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करता है।
किसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, ये सारी चीजें हमें आपस में पता है। इसी तरह पीयर रिव्यू के द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट आपस में एक दूसरे की क्वालिटी के बारे में जानते हैं, तो आप कॉन्शियस रहते हो, क्योंकि आपकी काम को कोई देख रहा है और वो कोई नहीं, वो आप ही का दोस्त, आपकी प्रोफेशन का मेंबर है ना। तो आप को एक फेस सेविंग तो चाहिए। आपको चाहिए कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो यदि बाय द वे आपसे ओवरलुक हो रहे हैं, तो आपकी क्वालिटी एक दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद से आपको अपनी कहां सुधार की आवश्यकता है, कहां यू कैन इम्प्रूव इन योर क्वालिटी, योर स्टैंडर्ड, एंड यू कैन save yourself further legal liabilities of the Quality Review Board or NFRA or NCLT or Section 277 of the Income Tax Act and various sections of New Companies Act 2013. तो peer review एक बहुत अच्छा स्टेप, एक प्रोएक्टिव स्टेप बनाया गया इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट टू मेंटेन, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक बनने के बाद में जब 10 साल प्रैक्टिस की हो जाए, तब आप एज ए रिव्यूअर अपने आप को एम्पैनल करा सकते हैं एक फॉर्म भर के, और उसके बाद में एक छोटा सा कोर्स करके, ठीक है, ओरिएंटेशन कोर्स करके रिगार्डिंग एम्पैनलमेंट, और उसके बाद में कोई भी सीए फर्म शुरू में, अभी 15 साल पुरानी फर्मों को या जो कंपनियां, जो सीए फर्म लिस्टेड कंपनी या बड़े गवर्नमेंट ऑडिट कर रही हैं या बड़े ऑडिट कर रही हैं, उन लोगों का रिव्यू होगा। उनको एक चिट्ठी जाएगी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि इन तीनों में से किसी एक को चुन लीजिए। उसके बाद में प्रैक्टिसिंग यूनिट उनमें से किसी एक नाम को इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भेजेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पर्सन को अपॉइंट करेगा, ये पीयर रिव्यूअर। वो पर्सन जो पीयर रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है, वो पीयू के पास जाएगा, प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास जाएगा, उनसे बातचीत करेगा, उनको एक क्वेश्चनर देगा। क्वेश्चनर के अंदर 15 दिन के अंदर उसका जवाब देना होगा। उसके बाद वो कंप्लायंस करेगा। कंप्लायंस करने के बाद में सिलेक्शन करेगा। सिलेक्शन में 1 या 2 पार्टियों की ऑडिट के बारे में कंप्लीट वर्किंग पेपर, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मांगेगा, और उन सबको चेक करने के बाद, रिव्यू करने के बाद में एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट देगा। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे, जो फर्दर क्लैरिफिकेशन होगा, वो देगा प्रैक्टिसिंग यूनिट, और उन सब के बाद में एक इंटरिम रिपोर्ट तैयार होगी, और इंटरिम रिपोर्ट के बाद में डिस्कशंस के बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। और अगर फाइनल रिपोर्ट तक ये पाया गया कि आपकी, तो आपको ग्रेडिंग के हिसाब से पीयर रिव्यू एक रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट में आपका एक क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड की तरह एक लगाया जाएगा। और यहाँ तक बातचीत हो रही थी, केवल वही लोग जो पीयर रिव्यूड हैं, वही लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे नियम कानून इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने जा रहा है, और बनाए हैं, और बनाने की प्रोसेस में है। तो इस तरह ये पीयर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अपनों का मुआयना अपनों द्वारा। ठीक है, कभी हम आपको, कभी अपने आप को देखते हैं। इस तरह का ये पीयर रिव्यू है, तो बहुत अच्छा क्वालिटी कंट्रोल के लिए। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि आदमी को यदि इम्प्रूवमेंट करना है, तो एक पुरानी कहावत है, गंगा बदलेगी, जमुना बदलेगी, सतलुज का किनारा बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, जमाना बदलेगा। तो इसी तरह कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करके इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट के मेंबर्स अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये पीयर रिव्यू बढ़िया तरीके से करिए, और ये मेरे को लगता है आपको इसका कंसेप्ट और बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों ही समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट के बावजूद मैंने इसकी स्टेजेस में बता दिया, क्या क्या इंस्टीट्यूट चाहता था, क्यों था, क्या था पीयर रिव्यू, क्या इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है,
क्या इसका लिटरल मीनिंग है, ये सब आपको बताया। ओके, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हम शुरू करेंगे ड्यू डिलीजेंस ब्रेक के बाद। ओके, हाँ जी, तो अब हम आज शुरू कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बेटे आपका थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट आ सकता है, दैट इज पीयर रिव्यू। बेटे ये पीयर रिव्यू होता क्या है, ये क्यों आया, तो हमें समझना क्या है, क्या होता है पीयर रिव्यू, क्यों आया, कैसे होता है, किसका होता है, कौन करता है, किसको रिपोर्ट जाती है। तो ये वाले बेटे क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किसका होता है, कौन करता है, किसको रिपोर्ट जाती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो सबसे पहले बेटे समझिए पीयर रिव्यू होता क्या है। तो पीयर रिव्यू के लिए सबसे पहले अपने को समझेंगे पीयर का मतलब क्या होता है। पीयर मीन्स ऑफ सेम स्टेटस एंड स्टैंडिंग, यानी एक सी पोजीशन, स्टेटस और स्टैंडिंग के लोग। तो पीयर रिव्यू का मतलब सीए का ऑडिट सीए के द्वारा, सीए का रिव्यू सीए के द्वारा। ओके, तो बेटे ये होता क्या है, ये पीयर रिव्यू क्या होता है, सीए का ऑडिट, सीए का रिव्यू, यानी सीए के काम का रिव्यू दूसरे सीए के द्वारा, सीए के द्वारा। समझ में आया। पीयर रिव्यू का टेक्निकल मीटिंग होता है, पीयर मीन्स पर्सन ऑफ द सेम स्टेचर, यानी सेम स्टेटस एंड सेम स्टैंडिंग। ओके, तो पीयर रिव्यू मीन्स सेम स्टेटस के आदमी का दूसरे के द्वारा रिव्यू, यानी सीए के काम का रिव्यू दूसरे सीए के द्वारा। यहां पर पीयर रिव्यू का मतलब है एक सीए का काम दूसरे सीए के द्वारा। ये क्यों, तो बेटे आप समझिए कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उसके बाद बार बार डिस्कशंस में, मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेज में, पर्सनल डिस्कशंस में ये बातें सामने आ रही थी इंस्टीट्यूट के पदाधिकारियों को, जनरली इंस्टीट्यूट के काउंसिल मेंबर्स को के दिमाग में बार बार ये बातें कई बार चर्चा में आ रही थी कि जो इंस्टीट्यूट के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनकी काम की क्वालिटी अप टू मार्क नहीं है। कुछ शिकायतें आ रही थी, लगता था कि सीए पे जितना विश्वास किया जा रहा है उतनी उनके काम की क्वालिटी नहीं है, और कहीं ना कुछ काम में वीकनेस है, कुछ ना कुछ केयरलेसनेस है, कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस है, कुछ ना कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका प्रियम्बल, जिसका लोगो, जिसका मोट्टो इयायेसु सुप्तेषु जागृति, कामम कामम पुरुषो निर्माण, तदेव शुक्रम तदेव सत्यम तदेव अमृत मुच्छते, तदेव का एतद्दा। तो ये बेटे इंस्टीट्यूट का मोट्टो था, दैट इज द पर्सन्स हु आर अवेकन amongst those sleeping, shaping desire after desire। यानी सीए एक ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्शनल की तरफ भाग रहा हो, क्वालिटी के लिए वो नए से नए स्टैंडर्ड्स बना रहा हो, एक के बाद एक इच्छा उसकी एक्सीलेंस की हो, ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कैसे एक्सीलेंस आए, हालांकि हमने इतनी प्रोफेशनल एथिक्स बनाई हुई है, लेकिन सबकी बेटे दंड देने से
या सबको डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं लिया जा सकता, उससे सुधार नहीं हो सकता। तो इंस्टीट्यूट ने सोचा क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा सकता है जिसके द्वारा, जिसकी वजह से सीए थोड़ा सा क्वालिटी कॉन्शियस हो जाए। बेटे जैसे हम घर में बैठे होते हैं तो कैसे भी बैठे होते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, या हमको पता होता है कोई हमको देख रहा है तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी ड्रेस में, अपने व्यवहार में। तो बेटे इसी तरह यदि हमारे काम को, चाहे हमारा दोस्त ही, हमारा साथी ही, यदि उस पर नजर रखे हुए है तो हमें क्या होगा कि वी विल बी मोर कॉन्शियस अबाउट देयर वर्क। इन भावना के साथ और कई प्लेटफॉर्म्स पे, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पे, इंडस्ट्रियलिस्ट के प्लेटफॉर्म पे, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे, जहां भी सीए के क्वालिटी के बारे में कोई सवाल उठता तो हमारा कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने प्रोफेशन के बारे में या अपने प्रोफेशन के स्टैंडर्ड करते वाले के बारे में सुन के चिंतित होना उसका लाजमी है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सोचा कहीं ऐसा ना हो या कोई ऐसी परिस्थिति न आए कि हमारे ऊपर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग या कोई लोग ये कहने लगे कि इंस्टीट्यूट के चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिटी सही नहीं है। तो एज ए प्रोएक्टिव का मतलब हमने अपनी मर्जी से खुद एक्टिव होकर, ना कि किसी गवर्नमेंट के दबाव में, ना किसी फोर्स के दबाव में, एज ए प्रोएक्टिव मेंबर ये सोचा कि एक पीयर रिव्यू का प्रोसीजर बनाया जाए। पीयर रिव्यू का प्रोसीजर बनाने का मतलब है एक सीए ने जो काम किया है उस सीए के काम को दूसरा सीए वेरीफाई करे, जिससे कि कम से कम वो सीए इस बात पे कॉन्शियस रहे कि हमारे काम की भी चेकिंग होनी है। दूसरा, वो जब भी क्लाइंट से करे तो क्लाइंट से क्या होता है, संबंध हो जाते हैं, रिलेशंस हो जाते हैं कई साल ऑडिट करते समय। तो बेटे सीए जो है क्लाइंट से भी कह सके कि आवर ऑडिट इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू, कि हम जो है सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हमारी भी चेकिंग होती है, हमारा भी ऑडिट होता है। तो उससे क्या होता है कि ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव करने की वजह से ये पीयर रिव्यू हुआ। तो बेटे इस पीयर रिव्यू का पर्पज आप समझ में आए क्वालिटी के लिए। तो ये पीयर रिव्यू के अंदर बेसिकली होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमको समझना है। तो बेटे पीयर रिव्यू होता क्या है, बेसिकली पीयर रिव्यू एक सीए के काम का दूसरे सीए के द्वारा रिव्यू होता है। ओके, क्यों होता है, टू, ठीक है, एनहांस क्वालिटी, टू एनहांस एंड मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो बेटे ये होता किस लिए है, ये इसलिए होता है कि हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है, जिसको हमने नाम दिया लो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ध्यान आ रहा है, SQC1 ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान से इंग्लैंड मूव हो गई, यानी LEICHEM, यानी L के मतलब हमारे यहां लीडरशिप लेनी होती है, एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं, इंडिपेंडेंस, कंसल्टेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। ये हमने आपको SQC1 में पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, यानी SQC1 ने कहा था कि हमारे को क्वालिटी मेंटेन रखनी है, किस चीज के लिए, जिससे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन हो, लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हो और रिपोर्ट हमारी एप्रोप्रिएट हो। तो बेटे ये जो SQC कहता है
कि हम हर एक प्रैक्टिसिंग यूनिट को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं, लॉ का पालन करना है और एप्रोप्रिएट रिपोर्ट हर इन एवरी सर्कमस्टांसेस, इसके लिए उसको क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं। लीडरशिप में के लिए उसमें किसी एक पार्टनर को लीडरशिप एज्यूम करनी है, एथिकल स्टैंडर्ड्स, इंडिपेंडेंस, कंसल्टेशन, ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी कि जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा वो लीडरशिप करेगा, है ना, वो प्रमोट करेगा, एज्यूम करेगा, रिवार्ड सिस्टम बनाएगा जिससे कि क्वालिटी मेंटेन हो। ओके, तो बेटे ये जो है हमारा पीयर रिव्यू के अंदर यही सारी चीजें देखनी होती हैं। क्या होता है कि एक सीए ये देखता है कि दूसरे सीए ने क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड मेंटेन किए हैं या नहीं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कंप्लाई किए हैं या नहीं, लॉ एंड रेगुलेशंस कंप्लाई किए हैं या नहीं, रिपोर्ट उसकी हर सर्कमस्टांसेस में एप्रोप्रिएट है या नहीं, इसके लिए जो लीडरशिप के लिए जो SQC 1 कहता है उसका कंप्लाई किया है या नहीं, एथिकल के लिए जो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लाई किया है या नहीं, इंडिपेंडेंस के लिए जो एंश्योर करने के लिए, ठीक है, और कंसल्टेशन किया है नहीं, और बेटे इसमें हमने क्या किया था, कंटिन्यूएंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट से रिलेटेड जो बेटे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, लीगल, एथिकल, इंडिपेंडेंस, कंटिन्यूएंस एंड एक्सेप्टेंस क्लाइंट, इन सब चीजों का पालन किया है या नहीं। तो इन सब चीजों के लिए हमारा एक पीयर रिव्यू सिस्टम बनाया गया, इसके लिए एक पीयर रिव्यू बोर्ड बनाया गया जिस पर बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटे ये हमें समझना ये होता कैसे है, ठीक है। तो होता कैसे है इसका हम अभी प्रोसीजर बताएंगे, किसका होता है। तो बेटे अभी हमने प्रैक्टिसिंग यूनिट या जो सीए हैं मोर देन 10 years इन प्रैक्टिस, उनका शुरू किया है। कौन करता है ये बेटे, एंगेजमेंट रिव्यूअर सेलेक्ट किए जाते हैं, यानी वो सीए जो मोर देन 10 years प्रैक्टिस में है उनको बेटे वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बेटे ICI.org पर एक फॉरम होता है मेंबरशिप सेक्शन में एंगेजमेंट रिव्यूअर का। तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस में है वो एंगेजमेंट रिव्यूअर के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में उसको एक एंगेजमेंट रिव्यूअर की ट्रेनिंग लेनी होती है, ये 1 या 2 दिन की होती है, 1 डे और 2 डे की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है एंगेजमेंट रिव्यूअर का। क्या मिल जाता है, एंगेजमेंट रिव्यूअर का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ओके, अब क्या होता है, एक बनाया गया पीयर रिव्यू बोर्ड। क्या बनाया गया, पीयर रिव्यू बोर्ड। ये जो पीयर रिव्यू बोर्ड है ये बेटे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर एक पीयर रिव्यू बोर्ड बनाया जाता है जिसके अंदर पूरी क्रिकेट टीम होती है, यानी 11 मेंबर होते हैं। क्या होते हैं, 11 मेंबर। इस 11 में 6 सेंट्रल काउंसिल मेंबर होते हैं, बाकी 5 एमिनेंट पर्सनैलिटी होती हैं फाइनेंस फील्ड की या अकाउंट्स फील्ड की या ऑडिट फील्ड की। समझ में आया। 6 सेंट्रल काउंसिल मेंबर होते हैं जिसमें से ये 2/3 सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। ओके, तो ये 6 सेंट्रल काउंसिल मेंबर होते हैं। जनरली तो बेटे जॉब वाले कम ही आते हैं, सेंट्रल काउंसिल मेंबर COP वाले होते हैं, लेकिन 2/3 सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि बेटे ये प्रैक्टिस का काम प्रैक्टिस वाले ही करेंगे। बेटे इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करती है सेंट्रल काउंसिल, लेकिन प्रैक्टिस में इन प्रैक्टिस
बेटे सेंट्रल काउंसिल पहले ही दिन सारी पावर किसको दे देती है? प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई को दे देती है। तो बेसिकली ये आईसीआई का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फिर इसमें से बेटे इन्हीं सीसीएम में से एक चेयरमैन होता है पीयर रिव्यू बोर्ड का, और ये पीयर रिव्यू बोर्ड का चेयरमैन होता है। उसके बाद इसका एक डायरेक्टर होता है जो इंस्टीट्यूट का एम्प्लॉय होता है। कौन होता है? आईसीआई का एम्प्लॉय होता है, और चेयरमैन बेटे सेंट्रल काउंसिल मेंबर होता है। तो उसके बाद अदर मेंबर्स होते हैं। ये जो पीयर रिव्यू बोर्ड है, ये पीयर रिव्यू बोर्ड इन एंगेजमेंट रिव्यू का इन लोगों का एक पैनल मेंटेन करता है। यानी ये एम्पैनल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एम्पैनल हो जाते हैं। उस पैनल में से उसके बाद सेलेक्ट करता है पीयर रिव्यू बोर्ड समय समय पर ऐसी प्रैक्टिसिंग यूनिट को जो या तो 10 साल से प्रैक्टिस में है या लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट कर रही हैं, उनको सेलेक्ट करता है। उन सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले क्या करता है? पीयर रिव्यू बोर्ड सिलेक्शन करता है। सिलेक्शन करने के बाद इनको एक लेटर भेजता है। लेटर कौन भेजता है? बाय पीयर रिव्यू बोर्ड। इसमें बेटे 3 एंगेजमेंट 3 मिस्टर दोषी, मिस्टर दैड, मिस्टर आजाद, ये 3 बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम भेजता है कि ये 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो हमारे यहां पीयर, ठीक है, रिव्यूअर हैं। इनमें से अब बेटे जो जिसका सिलेक्शन हुआ है एबीसी कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इस एबीसी कंपनी इनमें से किसी एक को ये देख के कि कौन सा उसके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा, इन तीनों में से एक कंपनी इन्फॉर्म कर देता है आज टू आईसीएआई कि आई विल, ठीक है, कि हम इसको अपना ऑडिट मिस्टर डेट से कराएंगे, ठीक है, या वो सीधा मिस्टर डेट से कांटेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये उनमें से किसी एक को हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, जब सिलेक्शन हो जाता है तो इन्फॉर्म कर दिया जाता है। बेटे 5,000 रुपए की फीस मिलती है, ज्यादा फीस नहीं होती, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट लेते भी नहीं है। ओके, तो बेटे ये जो पीयर रिव्यू बोर्ड करने के बाद में सबसे पहले क्या होता है? बेटे जो सिलेक्टेड पार्टी है अब वो क्या करेगी? सबसे पहले विजिट करेगी प्रैक्टिसिंग यूनिट को। तो बेटे पीआर क्या करेगा? समझ लो मिस्टर दोषी सेलेक्ट हुए तो मिस्टर दोषी विल विजिट। तो दोषी कहां जाएंगे? तो दोषी जी बेटे क्या करेंगे? अपनी कार लेके तो दोषी जी बेटे ये दोषी हैं, ये जाएंगे एबीसी कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां पहुंचेंगे तो विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद में प्रीलिमिनरी क्वेश्चनर, ये बेटे क्वेश्चनर जो है जनरली इंस्टीट्यूट ने भी बना के भेजता है। ये जो क्वेश्चनर है आईसीआई उस लेटर के साथ ही भेजता है। अदरवाइज मिस्टर दोषी अपनी भी क्वेश्चनर दे सकते हैं। ये क्वेश्चनर देगा और क्वेश्चनर करने के बाद में ये मोटा मोटा डिसाइड करेगा कि क्या क्या देखना है। उसके बाद में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद कुछ टेस्ट चेक पर सिलेक्शन करेगा। क्या सिलेक्शन करेगा? कि इन क्लाइंट के बारे में हमको पूरा
प्रोसीजर्स चाहिए। क्या चाहिए? इन क्लाइंट के बारे में पूरा प्रोसीजर्स हमारे को चाहिए। तो बेटे प्रोसीजर्स के बाद में इन फाइल्स की पूरी फाइल्स, जिसके अंदर बेटे पूरा अपॉइंटमेंट लेटर, फॉर्मेलिटी यदि हैं अंडर सेक्शन 225, एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, एविडेंस गैदर्ड, WR, ओके, ये बेटे ऑडिट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन विथ प्रीवियस ऑडिटर, डिस्पैच रजिस्टर, आर्टिकल्स रजिस्टर, इवन अटेंडेंस रजिस्टर। उसके अलावा जितने SQC के प्रोसीजर्स है, ये सारे देखने के बाद में ये सारों की रिपोर्ट देगा कि ये चीजें आप तैयार कीजिए। ओके, नेक्स्ट विजिट के अंदर में क्या करेगा? इन सब की इंक्वायरी और चेकिंग के द्वारा इंक्वायरी करेगा और उनका रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद में प्रीलिमिनरी रिपोर्ट प्रैक्टिसिंग यूनिट्स को देगा। प्रैक्टिसिंग यूनिट एक्सप्लेनेशन एंड रिप्लाई देगा। ओके, इसके बाद में ICI को के जो पीयर बोर्ड, रिव्यू बोर्ड है, इसको बेटे इंटरिम रिपोर्ट दी जाएगी। इसको क्या दी जाएगी? इंटरिम, पीयर रिव्यू बोर्ड को इंटरिम रिपोर्ट दी जाएगी। और इंटरिम रिपोर्ट के बाद में पीयर रिव्यू बोर्ड को इंटरिम रिपोर्ट जाएगी, तो वो इंटरिम रिपोर्ट के बाद एक्सप्लेनेशन कॉल करेगा। एक्सप्लेनेशन की जगह रिप्लाई कॉल करेगा प्रैक्टिसिंग यूनिट से। प्रैक्टिसिंग यूनिट उन एक्सप्लेनेशन देगी और रिप्लाई देगी, उनको एज पर दीज रिप्लाई PR रिव्यूअर फाइनल रिपोर्ट, PRB को देगा, पीयर रिव्यू बोर्ड को देगा और पीयर रिपोर्ट इसके बेसिस पे एज पर
दिस रिपोर्ट ग्रेडिंग करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को। हालांकि अभी तक जो पीयर रिव्यू बोर्ड हैं इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मल्टी एम्पेनलमेंट फॉर्म किस तरह का ऑडिट दिया जाए, इन सब चीजों में ये पीयर रिव्यू के अलग अलग पॉइंट्स होंगे। समझ में आया? यस सर। तो बेटे ये जो है बेसिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऑडिट होता है, जिसके अंदर हमको ये चीजें ध्यान रखनी है कि हम लोग जितने भी एसक्यूसी हैं, जितने भी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड हैं, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हैं, जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और प्रोफेशनल बिहेवियर को हम मेंटेन रख रहे हैं या नहीं। जिस तरह बेटे हमें डॉक्यूमेंटेशन रखना है, 7 साल तक की फाइल रखनी है, हमें प्रॉपर डिस्पैच रजिस्टर रखना है, हम प्रॉपर स्टाफ रखते हैं या नहीं रखते, है ना, आर्टिकल्स के सिलेक्शन का क्या तरीका है, उनके रिक्रूटमेंट का क्या तरीका है, उनकी ट्रेनिंग का क्या तरीका है, उनके डेवलपमेंट का क्या तरीका है, क्लाइंट के अंदर उनके सिलेक्शंस का, उनकी एक्सेप्टेंस का, कंटिन्यूएंस का क्या तरीका है, इंडिपेंडेंस सिक्योर करने का क्या तरीका है, एथिकल स्टैंडर्ड्स किस तरह मेंटेन किए जाते हैं, इन सब बातों को हमारा पीयर रिव्यू के अंदर हमको देखना होता है। तो बेटे ये आपको समझ में आया? यस सर। ये हमारा है पीयर रिव्यू। कुल मिला के पीयर रिव्यू में आपको समझना क्या है कि हमको जो SQC1 है ना, जिसमें हमने बताया लीडरशिप एक एंगेजमेंट पार्टनर ये एज्यूम करेगा इस चीज की, उस प्रमोट करेगा इस चीज को कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन हो, कानून का पालन हो, साथ ही हमारी रिपोर्ट इन ऑल सर्कमस्टांसेज एप्रोप्रिएट हो, है ना। यानी 700 का 700 ऐसे 700, 705, 706, 710, 720 सबको कंप्लाई करती हुई हमारी ऑडिट रिपोर्ट बन रही हो, ये बात हमको ध्यान में रखनी जरूरी है। ओके, एक्सक्यूज मी, मैं 2 मिनट के अंदर